इन 9 लेक्चर को करने के बाद आपको फिजिक्स में आने वाला मैथ मजेदार लगेगा। आप कहोगे आ जाओ आ जाओ देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने देखा डिफरेंशिएशन क्या है और उसके फॉर्मूले को। तो अब हम रेडी हैं इसका धुआंधार यूज करने के लिए और इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन समझने के लिए। तो चलिए पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं सीखना। तो सबसे पहला इसका यूज है बैक गियर लगाने में। कैसे, जरा देखो। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो तो आप वेलोसिटी निकाल लेते थे कैसे, dx बाई dt करके। वेरी गुड। अगर वेलोसिटी दिया हुआ हो तो आप निकाल लेते थे एक्सीलरेशन कैसे, dv बाई dt करके। फ्रंट गियर लग गया। आप इससे वेलोसिटी पे आ गए, आप वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे आ गए। ओके, अब मान लो कि मुझे वेलोसिटी दे रखा है, मुझे दे रखा है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि वेलोसिटी है 2t प्लस 3। वेलोसिटी एक पार्टिकल का दे रखा है 2t प्लस 3। t इक्वल टू 0 पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो से s कह दो, 0 है। और हमसे पूछ दिया कि बताओ कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है। राइट, ये क्वेश्चन है। तो आप डिस्प्लेसमेंट से x लिखो या s लिखो, वेलोसिटी फ्रंट गियर लगा दिया कैसे, डिफरेंशिएट करके। वेरी गुड। अब यहां तो वेलोसिटी दे रखी है और बैक गियर लगा के आपको पहुंचना है, मतलब वेलोसिटी से आपको पहुंचना है s पे। अगर फ्रंट गियर पहुंच गए डिफरेंशिएशन से तो यहां तो आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा। तो अब देखो ये बैक गियर लगाने का काम कैसे करेगा, इसको देखते हैं जरा सा। आप वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। ds बाई dt क्या दे रखा है, 2t प्लस 3। क्लियर। यहां dt को उधर भेज दिया जाए, 2t प्लस 3 dt हो गया 2t प्लस 3। यहां आप कहेंगे इंटीग्रेट करो, वहां डिफरेंशिएट, यहां इंटीग्रेट करो। आप कहो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या रिलेशन है आपका, इंटीग्रेशन ds इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन 2t प्लस 3 dt, 2t प्लस 3 dt। क्लियर। अब यहां पर लिमिट प्रॉपर रखना। मैंने कहा था ना कि आपको इंटीग्रेशन में ज्यादा जो, मतलब फिजिक्स में जो ज्यादा इंटीग्रेशन मिलेगा वो डेफिनिट इंटीग्रेशन मिलेगा, लिमिट के साथ मिलेगा। आप देखो ये जो वैल्यूज दिए हुए हैं ये इसकी लिमिट को डिफाइन कर रहे हैं। हम कहेंगे कि t इक्वल टू जब 0 है तब इसका s कितना है, 0। क्वेश्चन में दे रखा है, वही हमारा लिमिट यहां बनेगा। ओके। और हमसे पूछ रहा है कि t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी v क्या होगा, यही v मुझे निकालना है। सॉरी, ये डिस्प्लेसमेंट s क्या होगा। क्लियर, यही क्वेश्चन है ना। तो इसके आधार पे हमने इसका लिमिट यहां लिख दिया, कहां से कहां तक। t इक्वल टू 0 पे s 0 था। ओके। और t इक्वल टू 1 पे निकालना है, उसको मैंने कह दिया कि वो s है और यही s मुझे निकालना है। क्लियर। चलो अब इंटीग्रेशन ds, तो छोटा 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 ds मिलके इंटीग्रेशन ds का मतलब s हो गया पूरा s। कहां से कहां, 0 से लेकर के s तक। ओके, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। ये इंटीग्रेशन ds s बन गया। कहां से कहां, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। क्लियर। चलो अब इसको करते हैं। तो 2t का हो गया ट्वाइस t स्क्वायर बाई 2 और प्लस 3 का हो गया 3t। सारा ये डिफरेंशिएशन वगैरह हमने ढेर सारा प्रैक्टिस पिछले क्लास में कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत आ रही है तो एक बार और देख करके तब ये वीडियो देखने का। ठीक है। चलो बक्सा बनाया जाए भाई, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। अपर लिमिट s, इसका अपर लिमिट s का ऐसे ही रह गया, माइनस लोअर लिमिट 0। ओके। चलो कुछ और होता, 2 3 होता तो वो लोअर लिमिट आ जाता, यहां 0 है तो 0 लिख दिए। ओके। यहां अपर लिमिट 1 है, यानी ये 2 2 उड़ाओ भाई, t यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 अपर लिमिट रखा गया, माइनस लोअर लिमिट 0
तो यहां भी टी 0, यहां भी टी आ गया 0, यानी कि सीधा सीधी रख दो 0। ओके, क्या बन गया एस इक्वल टू हो गया मेरा 1 + 3 दैट इज 4 मीटर, यानी मेरा एस एट टी इक्वल टू 1 पे 4 मीटर आ गया। यही पूछा था ना भाई, एस क्या है, टी इक्वल टू 1 पे तो 4 मीटर। तो देखा इंटीग्रेशन ने यहां बैक गियर कैसे लगाया, इंटीग्रेशन कैसे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा। अब एक और बैक गियर लगाया जाए एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे। क्लियर, चलो नोट करो ये पहले। हो गया, मिटाया जाए। चलो इस बार एक्सीलरेशन से बैक गियर लगा के वेलोसिटी पे पहुंचेंगे। मान लो क्वेश्चन 2 ले लिया, ये दे रखा है मेरा एक्सीलरेशन टी स्क्वायर प्लस 2t, और टी इक्वल टू 0 पे दे रखा है कि जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। इस बार 0 नहीं लेते हैं, ओके, 2 मीटर पर सेकंड ले लिए। और टी इक्वल टू बताइए कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर से बैक गियर लगाएंगे, हम लिख देंगे एक्सीलरेशन क्या है भाई, डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी इक्वल टू हो गया क्या, टी स्क्वायर प्लस 2t, राइट। डीवी को इधर रखो और टी स्क्वायर प्लस 2t के साथ dt को भेजो, मतलब जहां t का फंक्शन है वहां dt को भेजो। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। जैसे हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल, आपने यहां dv और dt है, तो जो v का फंक्शन होगा उसको इधर, और जो t का फंक्शन होगा उधर dt रख देंगे। dv v के फंक्शन के साथ आएगा, dt t के फंक्शन के साथ आएगा, यानी वेरिएबल की कैटेगरी को अलग अलग कर दिए। इधर हमने dv, उधर हमने dt कर दिया। इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। यहां तो चलो v का कोई फंक्शन नहीं था, v का फंक्शन रहे भी आगे मिलेगा, तो वो सब एक तरफ आ गया और सारा का सारा t वाला दूसरे तरफ चला गया। क्लियर, चलो अब हम सीधा कह रहे हैं क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब तो इंटीग्रेट करना है सीधा सीधे। एक बार वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया, दोनों को अपने अपने खेमे में भेज दिया, तो उसके बाद इंटीग्रेट लगाओ। दैट इज इंटीग्रेशन डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस टी डी टी। क्लियर, लिमिट पुट करना है। लिमिट के लिए दे रखा है क्या कि भाई टी इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी इस बार 0 नहीं है, 2 है, और टी इक्वल टू मुझसे पूछ रहा है कि 2 पे इसकी वेलोसिटी क्या है, मान लिया कि v है, तो यही v निकालने की बात कर रहा है। ओके, फिर से इंटीग्रेशन डीवी क्या हो गया, v, और v बक्सा बन गया जी लिमिट का 2 से, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट 2, यही v निकालना है। ओके, यहां इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर का हो गया t³/3। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमने पीछे प्रैक्टिस कर रखा है सब सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, तो यहां धुआंधार लगातार लिखा जा रहा है। ओके, चलो कोई दिक्कत हो रेफर टू द बैक वीडियो, t²/2t। और वैसे भी क्या इसमें कोई लंबा चौड़ा तो फॉर्मूला आया नहीं है जी, इंटीग्रेशन x⁴n dx इक्वल टू x⁴n+1/n+1, वही तो बारी बारी से यहां लगा रहा हूं। ठीक है, चलो कहां से कहां भाई, 0 से 2। क्लियर, चलो जो कट रहा है भेजो उसको अपने घर। और अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, यहां से उठाओ इसको, यहां थोड़ा सा घेर दो भाई, थोड़ा जगह मिल जाए हमें। चलो आप भी जाओ। क्या हो गया, अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 2। पिछले क्वेश्चन में 0 था, यहां 2 है तो 2 रख देंगे। अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 2 इज इक्वल टू, देखो t³ प्लस यहां t स्क्वायर है, t की जगह पहले हम 2 रखेंगे, फिर t की जगह 0 रखेंगे। ओके, तो हो जाएगा 2³/3, 2³/3 प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट रखा गया, में से लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, तो सीधा सीधी मैं -0 कर रहा हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर, चलो भाई v इक्वल टू हो गया, अब इस 2 को भी इधर ले आओ, और 2 दूना 4 3 है ना, 2 दूना 4 दूना 8/3 प्लस 4, यानी 8/3 प्लस 4 और 2 मिलकर के हो गया 6, यानी 8 प्लस 6 × 3 = 18, 18/3।
और 18 8 हो गया 26/3। क्या निकलना था? वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 आ गया 26/3 और वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। क्लियर? क्लियर? बात क्लियर हो गई? तो ऐसा ही पहले इसको नोट कर लो, एक देता हूं जो आपने अभी खुद से ट्राई करना है। हो गया? मिटाया जाए? चलो भाई, अब एक दे रहा हूं, अभी आपने खुद से ट्राई करना है और अभी ही करना है। वीडियो पॉज करके करना है, सीखते चलो, अप्लाई करते चलो, तब लर्निंग पक्की होगी। दे रहा हूं आपको खुद से ट्राई करने के लिए अभी अभी। ए इक्वल टू है 3t + 4, एक्सीलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन। फिर दे देता हूं कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है और निकालो वही t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको, ओके। और इसका आंसर आना चाहिए 14 मीटर पर सेकेंड। चलो ट्राई करो अभी से, ये आपका खुद से ट्राई करने के लिए है और हो जाएगा, वेरी इजी बन जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व करने में दिक्कत आई, नहीं बना, तो इसी वीडियो के लास्ट में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट? लेकिन अभी खुद से ट्राई करना है। चलो, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, बैक गियर लगा के कैसे वैल्यूज निकाला ये तो देख लिया आपने इंटीग्रेशन का। अब थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, फ्रंट गियर लगाया जाए और कुछ रिलेशंस बनाते हैं। दूसरे रिलेशन मत समझ जाना, मैं वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलो, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ए बराबर जब कांस्टेंट होता है, तो आपको 3 रिलेशन मिले होंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये प्यारा सा तीनों रिलेशन से आपकी मुलाकात 9th क्लास में हुई है और ग्राफिकल मेथड से आपने इसे सोल्व भी किया है। अब इन्हीं रिलेशन को, जो कि इस कंडीशन में आता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, आज हम निकालेंगे कैलकुलस मेथड से। क्लियर? चलो, पहला रिलेशन देखते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालना है, किससे? कैलकुलस मेथड से, ओके। आप कहते हो कि एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt, ओके। dv बाई dt को आप एक्सीलरेशन कहते हो। dv को लिख दूं a dt, इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स किया जाए। इंटीग्रेशन dv इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन a dt। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं? u, ओके। यहां u इनिशियल वेलोसिटी है, तो t इक्वल टू 0 पे लिमिट पुट करो, इनिशियल वेलोसिटी u, और t इक्वल टू t पे हमने कह दिया कि वेलोसिटी v है, तो इसी v का इस t के साथ संबंध, ये वाला संबंध लाना है, ओके। इंटीग्रेशन dv क्या हो जाएगा? v, इसकी बाउंड्री अपर लिमिट v, लोअर लिमिट u इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, हम इस कंडीशन में निकाल रहे हैं, तो ए सीधा चुपके से बेचारा बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dt 0 से t, राइट? चलो एक पल को अभी इसको मिटा रहा हूं, अभी इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां से उछल के गाड़ी आ गया यहां, ओके। ये v अपर लिमिट, एक मिनट पहले लिख ही लें, तो v u v इक्वल टू इस तरफ क्या है? a बाहर आ गया और इंटीग्रेशन dt t, इंटीग्रेशन dt t हो गया कहां से कहां? 0 से लेकर के t तक। क्लियर? ओके। यानी अब वही काम करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v का अपर लिमिट तो v ही है, तो v रह गया, माइनस v का लोअर लिमिट u है, तो v यहां u बन गया, इज इक्वल टू a, t का अपर लिमिट तो टाइम ही है। जनरल रिलेशन लाने की हम बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर टाइम की तो बात नहीं हो रही है कि यहां t इक्वल टू 2 या 3 रखना है, तो t रख दिया, लोअर लिमिट हो गया 0। क्या बन गया? v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी आ गया हमारा प्यारा सा रिलेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही रिलेशन था ना?
जो वहां हमने ग्राफिकल मेथड से 9th क्लास में सीखा था, अब इंटीग्रेशन आ गया तो इंटीग्रेशन मेथड से भी कर दिया। क्लियर? चलो नोट करो। और अब दूसरा वाला रिलेशन को करेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को, और ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है। ओके चलो नोट किया जाए। मिटाओ। चलो इस बार प्रूफ करना है मुझे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम प्रूफ कर चुके हैं क्या वी इक्वल टू यू प्लस एटी, ये बात तो हम प्रूफ कर चुके हैं। गड्डी यहीं से बढ़ाएंगे। रिलेशन किस में लाना है? एस में ना लाना है तो वी को डी एस बाई डी टी कर देते हैं, वहां से एस इंट्रोड्यूस हो जाएगा और एस और टी में रिलेशन आ जाएगा। चलो वी को लिखा मैंने डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या यू प्लस ए टी। वेरिएबल सेपरेबल डी टी को उठाकर किधर करो, टी का फंक्शन इधर है, दैट इज डी एस इक्वल टू यू प्लस ए टी डी टी। अब तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तरीका तो मोर और लेस सब में एक ही है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्लियर? इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी डी टी। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे मैंने कहा ऑरिजिन से स्टार्ट किया, ये दे रखा है भाई कि टी इक्वल टू जीरो पे एस इक्वल टू जीरो है, ये दे रखा है। अगर एस इक्वल टू कुछ दिया होता, एस नॉट दिया हुआ होता तो हम यहां एस नॉट पुट कर देते। क्लियर? चलो तो अब एनी टाइम टी में मैंने मान लिया कि एस है, तो वही तो रिलेशन लाना है एस वाला, एस का टी के साथ। चलो इंटीग्रेशन डी एस बन गया एस, कहां से कहां तक बक्सा में डालो, इज इक्वल टू यानी यहां यू डी टी इसका इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी इसका इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक? जीरो से टी तक, जीरो से टी तक। क्लियर? दोनों सब में था तो दोनों का बारी बारी से इंटीग्रेशन। चलो अब यहां पर, यहां से आ जाते हैं यहां एस अपर लिमिट एस माइनस लोअर लिमिट जीरो, तो जो एलएचएस में है वो सीधा सीधी बन गया ये, और इधर यू इनिशियल स्पीड वो तो कांस्टेंट है, जो भी है 2 4 5 जो भी है वो तो कांस्टेंट है, तो यू को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन dt बन गया t, यानी ये हो गया u को बाहर और इंटीग्रेशन dt t बन गया 0 से लेकर t तक, प्लस प्लस एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही ये सब फॉर्मूला है ना, तो एक्सीलरेशन को भी बाहर खींचो। एक्सीलरेशन बाहर आ गया और t का, t बचा यहां तो t का हो गया पावर फॉर्मूला से टी स्क्वायर बाई 2। चलो इसको भी मिटा दे रहा हूं ताकि ये कंफ्यूज ना करे आपको। ओके t का हो गया मेरा टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां? 0 से लेकर t तक। a बाहर खींच लिए और t का पावर यहां 1 है, t बचा t का पावर 1, तो t का पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 दैट इज टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर? सिंपल पावर फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके अब s माइनस 0 तो s हो गया, u अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस a बाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर खींचते चलो, अंदर और कॉम्प्लिकेट करेगा झूठ मूठ का, उसको बाहर खींचो। ठीक है ओके। अब t की जगह अपर लिमिट t ही है, टी स्क्वायर माइनस t की जगह 0 दैट इज 0 का स्क्वायर दैट इज 0 ही हो गया। हम लिखें चाहे ना लिखें, चलो समझने के लिए मैंने लिख दिया 0। ओके चलो तो ये आ गया वही हमारा फेवरेट इक्वेशन, जरा देखो तो हाफ ए टी स्क्वायर, a बाई 2 को मैंने हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? वही रिलेशन आ गया। क्लियर? समझ में आया? चलो नोट करो। मिटाया जाए? चलो मिटा रहा हूं। अब लास्ट वाला जो रिलेशन है दैट इज वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ट्वाइस ए एस, ये आपने खुद से करना है और अभी करना है, बाद में नहीं, अभी करना है। बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इसमें। हिंट ये है कि जैसे सरदर्द हो तो आप पेट खराब का गोली नहीं लेते, वैसे ही एक्सीलरेशन इक्वल टू हर जगह dv बाई dt नहीं लेंगे। यहां v और s के बीच रिलेशन है तो यहां एक्सीलरेशन इक्वल टू हम v dv बाई ds लेंगे, यहां एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लेंगे v dv बाई ds। क्लियर? ये रिलेशन लगा करके आपको स्टार्ट करना है और इसे प्रूफ करना है। दे रखा है
कि s इक्वल टू 0 पे यानी ऑरिजिन पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और आपको s इक्वल टू जनरल s पे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा। दैट इज ये रिलेशन लाना है आपको, यहां से स्टार्ट करना है, dv बाई dt से स्टार्ट नहीं करना है। यहां कहीं t नहीं है, गड्डी फंस जाएगी। क्लियर? चलो करो खुद से। फिर से बोल रहा हूं, जो भी मैं यहां सोल्व करने के लिए दे रहा हूं सबका सॉल्यूशन वीडियो के लास्ट में है, पर यह आपने खुद से करना है, वीडियो पॉज करके करना है, ताकि आपकी लर्निंग यहां साथ के साथ पक्की होती जाए। चलो हो गया, चले मिटाया जाए। चलो अब कई बार ना सीधा सीधी हमें इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहेगा, हमें फिजिकल सिचुएशन पे प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा, और वहां से थोड़ा दाएं बाएं लगा करके हमें इक्वेशन लाना है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। जैसे एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, वहां से समझ में आपको आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि भाई एक रॉड है, ये एक पतला सा रॉड है ये, ओके, ये पतला सा रॉड है, और इसकी डेंसिटी जो है, इसकी डेंसिटी अभी लेमडा इक्वल टू a प्लस बी एक्स है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि क्या मैंने लिखा, चलो क्लियर करता हूं। पहले मैं डेंसिटी ही क्लियर कर रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को बताता हूं। अभी जो आपने पढ़ा होगा ना, नॉर्मली डेंसिटी का मतलब पढ़ा होगा आपने मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, जैसे अगर आपको जैसे पानी का कह दें कि पानी की डेंसिटी कितना है, तो आपने पढ़ा होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये पढ़ा होगा नॉर्मली। पर जहां वॉल्यूम है, मतलब 3D चीज है, x भी है, y भी है, हाइट भी है, वहां पर वॉल्यूम की बात होती है। जैसे क्यूब का वॉल्यूम, यहां पर देखो आप, यहां इसकी जो वन डायमेंशनल चीज है, इसका लेंथ है, इसका विड्थ जो है लेंथ की तुलना में बड़ा कम है, यानी कि इसका ये वाला डायमेंशन सिर्फ हावी है, तो हम इसे कहेंगे इसकी मास, इसकी जो डेंसिटी है उसको लीनियर मास डेंसिटी में लिखेंगे, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम में नहीं लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ में लिखेंगे। आप इस डेंसिटी को 3 कैटेगरी में बांट दो, क्या? लीनियर, फिर एरिया, 2 डायमेंशन में एरिया आ जाएगा। जैसे एक अगर मैं ले लूं, प्लेट ले लूं, स्क्वायर प्लेट, तो उसका लंबाई भी है, उसका चौड़ाई भी है, तो वहां एरिया की बात होगी, वहां जो डेंसिटी होगा एरियल होगा। और यहां थर्ड केस में जहां लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, वहां पर वॉल्यूमेट्रिक। ओके, तो मास के केस में यहां देखो 1 डायमेंशन ज्यादा हावी है, इसकी चौड़ाई बड़ी कम है, तो यहां मुझे वॉल्यूमेट्रिक नहीं देगा, यहां मुझे लीनियर मास डेंसिटी देगा, लीनियर मास डेंसिटी, और उसको डिनोट किया जाता है लेमडा से। और जहां जैसे ये हो गया ऐसा, ये रॉड, और जहां पर ये मान लो एक स्क्वायर प्लेट है, ये हो गया स्क्वायर प्लेट इस तरह का, तो मास इसके एरिया में है, इस एरिया में है, यहां मास इस लंबाई में है, यहां मास इस एरिया में है, तो हम यहां लिखेंगे एरियल मास डेंसिटी हो गया, एरियल मास डेंसिटी, और इसको डिनोट करेगा सिग्मा से, यहां लेमडा से, यहां सिग्मा से। और जहां पर 3D बॉडी हो गया, जैसे अभी हमने क्यूब की बात करी, क्यूबॉइड की बात करी, जहां पर ऐसे बना लो एक, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ओके, यहां पर इस पूरे वॉल्यूम में है मास, तो हम कहेंगे कि यहां पर जो डेंसिटी होगा वो वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी होगा, यहां पर वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, और इसको डिनोट करेगा रो से। इस सिंबल को कहते हैं रो, ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, फिर ऐसे, इस तरह का है रो। तो खैर जैसे जैसे आगे पढ़ाई बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये चीजें मिलेगी। फिलहाल जब इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में आ गया था तो हल्का फुल्का मैंने हिंट दे दिया। तो लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। तो यहां इस रॉड का कह रहा है कि डेंसिटी फिक्स नहीं है, डेंसिटी एक्स पे डिपेंडेंट है। हर जगह डेंसिटी फिक्स नहीं है। जैसे आप मान लो पानी का डेंसिटी बोलते हो, तो पानी का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब फिक्स है, ओके। पर ये रॉड ऐसा है,
मान लो ये रॉड ऐसा है कि इधर हल्के मटेरियल का बना हुआ है, फिर उसके बाद जो मटेरियल यूज किया वो थोड़ा और भारी है, फिर उसके बाद जो यूज किया वो और भारी है, तब जो उसका लेमडा होगा यानी पर यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो तो चेंज करता जाएगा, जिधर भारी होगा उधर लेमडा ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये एक रिलेशन दे दिया कि भाई इसका लेमडा ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, यानी जब x इक्वल टू 0 पे है यहां पर, तब इसका लेमडा सीधा सीधी a हो गया, ये टर्म 0 हो गया। और जब इसका पूरा यहां पर हम लेमडा की बात करें, इसका मान लो कि l लेंथ है, l लेंथ है। अब नीचे वाला ये वाला, तो ये वाला क्लियर हो गया, ये वाला नोट डाउन कर लो। चलो मिटाऊं, चलो। तो आज हम सिर्फ इसको हर तरह के सिचुएशन में आज हम एप्लीकेशन करेंगे, किसको? इंटीग्रेशन को, और कैसे इसको लगाया जाता है उसको समझने पे जोड़ देंगे। ओके, चलो। हमने कहा कि भाई इसकी जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी डेंसिटी हर जगह अलग अलग है। अगर यूनिफॉर्म होती तब तो कोई लफड़ा ही नहीं था। अगर इसका मुझे निकालना है क्या? टोटल मास इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है ना। अगर इसका लेमडा फिक्स होता, मान लो जैसे 5 kg पर मीटर, अगर इसका लेमडा 5 होता, 5 kg पर मीटर फिक्स होता, तब क्या दिक्कत था? मान लो 10 मीटर का, अगर ये 10 मीटर का रॉड है तो हम कहते हैं ठीक है, इसका मास हो गया पर यूनिट में 5 kg है, तो 10 मीटर में कितना हो जाएगा? 5 गुना 10, 50 kg आ गया। कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत आ गया वेरिएबल के कारण। तो वेरिएबल चीजें जहां भी होने लगे, और तो हम जानते हैं ना कि उसको हैंडल करने के लिए ही बड़े भैया आए इंटीग्रेशन। ओके, हम क्या करेंगे, आप यहां पर एक छोटा सा, जैसे कैसे वहां पर एक छोटा सा एरिया निकाले थे फिर उसको इंटीग्रेट कर दिए थे, जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो जहां एरिया निकालने में दिक्कत आई थी तो पहले एक छोटा सा एरिया निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो। हम कहे कि यहां पर ना एक छोटा सा मास, इस मास को हमने नाम दे दिया डीएम, छोटा सा मास मतलब एलिमेंटल मास, डी मतलब छोटा, एलिमेंट। ओके, तो डीएम एलिमेंटल मास, हम पहले उसका एलिमेंटल मास निकाल लें और वैसे वैसे सारे एलिमेंटल मास को जोड़ दें, मतलब इंटीग्रेट कर दें तो टोटल मास निकल जाएगा। यही मीनिंग है ना इंटीग्रेशन का। तो चलो मान लेते हैं कि ये यहां से x दूरी पे, एक जनरल दूरी x पे है, और ये डेल्टा dx है, ये दूरी dx है। ओके, जब बहुत छोटी दूरी होती है जिसमें जाके इंटीग्रेशन निकालते हैं, उस दूरी को हम dx से डिनोट करते हैं। ये सब बातें हम सीख चुके हैं। और यहां का डेंसिटी, अब मुझे देखो, आपको निकालना है मास ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, ऑफ लेंथ dx। क्या करोगे अब जानते हो कि जो मास होता है वो लेमडा इंटू लेंथ होता है। लेमडा आपका क्या होता है? लेमडा मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दिए तो लेंथ गया, टोटल मास निकल जाएगा। यानी आप मास को सीधा सीधी क्या कह रहे हो? मास आपका जो है लेमडा इंटू लेंथ, यही कह रहे हो ना। तो इतना दूर का मास क्या हो जाएगा? इतना दूर का मास जिसको कि आप डीएम कह रहे हो, वहां का लेमडा, जो एक्स दूरी पे जो लेमडा है वो वाला लेमडा ले रहे हैं, क्योंकि लेमडा हर जगह अलग अलग है, वो वाला लेमडा इंटू वो वाला लेंथ डीएक्स। बात क्लियर हुआ? ओके, हम पहले छोटा वाला मास निकालेंगे फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा का पूरा मास निकल जाएगा। तो चलो, लेमडा एक्स दूरी पे आपको दे रखा है ए प्लस बी एक्स डीएक्स, ये आ गया छोटा सा एलिमेंटल मास। तो अब भाई सबको जोड़ दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, टोटल मास निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग, यही तो टेक्निक है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन डीएम करोगे तो टोटल मास निकल जाएगा, ए प्लस बी एक्स डीएक्स। क्लियर? अब मुझे पूरा रॉड कवर कर रहा है, तो इस एंड को मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 है, और इस एंड को x इक्वल टू l कह दिया। 0 से l लेंथ का ही रॉड है ना, पूरा 0 से l इंटीग्रेट कर दें तो पूरा का पूरा रॉड का मास हमने सम अप कर दिया, पूरा के पूरे रॉड को मास को जोड़ दिया, छोटे छोटे मासेस को जोड़ दिया, पूरा मास निकल गया। यानी आप कहोगे कि ये x मेरा 0 से लेके कैपिटल L जो पूरा लेंथ है सबको कवर कर लिया,
सबको ऐड अप कर लिया। ओके, तो इंटीग्रेशन डीएम निकल गया मेरा टोटल मास इज इक्वल टू, अब ये देखो ए कांस्टेंट है, ए और बी दोनों यहां कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स है, ए और बी यहां पर मेरे ए और बी कांस्टेंट हैं, तो जहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप जानते हो कि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो इसको इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने में ए बाहर निकल गया और इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स बन गया, प्लस जब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो बी बाहर निकल गया और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक बक्सा लगाओ, 0 से लेके एल तक, पूरे रॉड के मास की बात हो रही है। चलो, यानी यहां से आ जाओ, यहां आपका मास इज इक्वल टू हो गया अपर लिमिट एक्स की जगह माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 0 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट सिर्फ लिख दूं, क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया मास, ये आ गया हमारा मास, टोटल मास ऑफ द रॉड क्या हो गया, ए एल प्लस बी एल स्क्वायर बाई 2। क्लियर? कैसे इंटीग्रेशन की टेक्निक लगाई जा रही है इसको सीखने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है समेशन। जब चीजें वेरिएबल हो, बीच में जाके छोटे से एलिमेंट का वो चीज निकाल लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, पूरा का निकल जाएगा। क्लियर? चलो नोट करो, हो गया, मिटाया जाए। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 5वें 6ठे क्लास में पढ़ लिया होगा कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इसी क्लास में लगभग ये बताया जाता है, ठीक है। ओके, तो हमने रट्टा मार लिया जी, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इक्वल टू 2 तो हो गया पाई इंटू 2 का स्क्वायर, 4 पाई आर इक्वल टू 3 तो एरिया हो गया पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 पाई, ऐसे। क्लियर? लेकिन आज हम देखेंगे कि भाई ये एरिया पाई आर स्क्वायर होता कैसे है। हालांकि ज्योमेट्रिकल मेथड से पहले काट कूट करके ऐसे ऐसे करके बताया जाता है, पर एग्जैक्ट जो मेथड है वो है उसका इंटीग्रेशन। अब 5वां क्लास में इंटीग्रेशन तो नहीं बता सकते ना, फिर तो पढ़ाई छोड़ दोगे, कहोगे कि भाई ये क्या रॉकेट साइंस आ गया। तो अब जब इंटीग्रेशन समझ चुके हो तो जरा देखो कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। ओके, क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6ठा हो गया, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर बाय इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। ओके, क्लियर? ले लिया जाए एक सर्कल, ये ले लिया प्यारा सा सर्कल, चलो भाई ये आ गया मेरा सर्कल। ओके, जिसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, जिसका रेडियस है कैपिटल आर। मुझे ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है कि इसका जो एरिया ये है वो कितना है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है वो निकालना है। इंटीग्रेशन की टेक्निक सिंपल, एक ही, बीच में जाके एक छोटा एरिया निकाल लो जिसको डीए बोल देना, और फिर उसको यहां से लेके सेंटर से लेके फिर आर तक इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, चलो करते हैं तो बात समझ में आएगी। मैंने कहा कि यहां पर जाकर के एक जनरल आर पे, एक जनरल, उसको मैंने कह दिया स्मॉल आर। ओके, ये स्मॉल आर छोटे सर्कल के लिए कम होगा, बड़े सर्कल के लिए ज्यादा होगा, और सबसे बड़े सर्कल के लिए जो पेरीफेरी वाला सर्कल है उसके लिए हो जाएगा कैपिटल आर। ओके, ठीक है। इस स्मॉल आर पे जाके मैंने एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल ले लिया मैंने, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, ये कर दिया। ओके, मैंने कहा कि भाई यहां ये सेंटर है और ये दूरी मेरा स्मॉल आर है, और ये जो दूरी, ये जो विड्थ है जो थोड़ा सा चौड़ा किया, स्ट्रिप बनाया है डी आर, क्योंकि भाई जब स्ट्रिप बनाएंगे तब तो एरिया आएगा, सिर्फ यहां सर्कल खींचने से तो एरिया आएगा नहीं। मुझे तो थोड़ा सा, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में भी लिए थे ना कि भाई यहां पर इसका पहले मास निकाल लो, तो x दूरी पे ये dx हमने एक विड्थ बनाया था ना कि उसका मास निकालो, तो वैसे ही
स्मॉल आर रेडियस पे हमने एक उसको विड्थ दिया, कितने, उसको विड्थ को मैंने कह दिया डी आर। आप कुछ भी कह सकते हो, आप इसे एक्स कह दो, अगर आर से आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्स कह दो। मैंने कहा कि यहां से यहां का जो अभी दूरी है वो एक्स है, और ये जो एलिमेंट लिया है मैंने वो डी एक्स ले लिया। वहां लेंथ के अलोंग चीजें वेरी कर रही थी, ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली लिया था। यहां रेडियस के अलोंग चीजें वेरी कर रही है, तो मैंने इस रेडियस को, इस सर्कल के रेडियस को एक्स कह दिया, और जो विड्थ दिया है उसे कह दिया डी एक्स। तो पहले इस छोटे से एलिमेंट, जो एलिमेंटल सर्कल्स आपको दिख रहा है ना ये वाला, पहले ये वाला एरिया निकालता हूं और फिर इसे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल एरिया निकलेगा। जो हमारा इंटीग्रेशन का टेक्निक है वो सीधा सीधी यही कहता है कि पहले बीच में घुस के एक छोटा सा पार्ट निकाल लो, उसका कैलकुलेट कर लो और फिर इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दो मतलब सम कर दो। ओके, चलो इसका एरिया क्या होगा। अब जरा देखो, इसको जो सर्कल आपका यहां पे है, जो सर्कल आपका बीच में है, उसको जरा सा मैं अलग ड्रॉ कर लूं। ये वाला जो बीच में, ये वाला जो सर्कल है, ये जो स्ट्रिप लिया है, इस स्ट्रिप को मैंने यहां अलग से ड्रॉ कर लिया। ओके, इस स्ट्रिप को अलग से ड्रॉ कर लिया। यही ये वाला है। अब इमेजिन करो, ये वाली लेंथ आपकी कितनी है, इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, आपने कहा ना कि आपने सेंटर से x दूरी पे लिया था, सेंटर से x दूरी पे लिया था, तो पेरीमीटर हो जाएगा इसका 2 पाई x। ओके, क्योंकि यहां पर का जो रेडियस है उसे आपने x माना है। ओके, अब यहां आप इमेजिन ये करो कि यहां से इसको काट दिया और ऐसे करके खोल करके सीधा बना दिया, तो ये जो सिचुएशन बनेगी वो एक स्ट्रिप ऐसा बन गया, ये स्ट्रिप बन गया, ये स्ट्रिप बन गया, जिसका खोल के जब सीधा किया तो ये 2 पाई आर जो लेंथ है वो ये लेंथ सीधा हो गया, जो सर्कल में रैप्ड है वो ऐसे सीधा हो गया, और ये लेंथ हो गया 2 पाई आर। और ये विड्थ, ये वाला जो विड्थ है वही विड्थ ये हो गया, दैट इज उसे हमने माना है डी आर, डी एक्स माना है, राइट। यहां रेडियस को हमने x लिया है तो इसे हम 2 पाई x लिख दें, और इस विड्थ को हम कह देंगे क्या, dx। तो जो ये वाला एरिया है, जो शेडेड एरिया वहां सर्कुलर शेप में था, वो हमने इमेजिन कर लिया इस रेक्टेंगुलर शेप में। ओके, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया मेरा हो जाएगा डी ए, लिखूं मैं इसे, इस एलिमेंट का है तो एलिमेंटल हम डी से डिनोट करते हैं। ये एरिया हो जाएगा मेरा लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो रेक्टेंगुलर शेप का हो गया, काट के स्ट्रिप बिछा दिया। ओके, दैट इज 2 पाई x लंबाई और चौड़ाई dx। उस एलिमेंट का एरिया रेक्टेंगुलर एज्यूम करते हुए निकाल लिया हमने, पर हमें तो चाहिए टोटल एरिया, तो हम इंटीग्रेट कर दें। कहां से कहां, ऐसे जितने सर्कल्स बनेंगे उन सभी के एरिया को हम इंटीग्रेट कर दें। जैसे ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, राइट, यानी इन सभी का रेडियस अलग अलग होगा। जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, उसका रेडियस हम मैथमेटिकली क्या कहेंगे कि उसका रेडियस 0 है। अब टोटल एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ करना क्या है, इंटीग्रेटिंग। एलिमेंट का एरिया निकाल लिया, टोटल एरिया निकालना है इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई x dx। बात क्लियर हो रही है। कहां से कहां तक, ये सबसे छोटे सर्कल से लेके सबसे बड़े सर्कल तक सारे एरिया को जोड़ देंगे। तो सबसे छोटे सर्कल का एरिया ये पुचकी सा, ये बिल्कुल, यानी इसको कहेंगे मैथमेटिकली वो हो गया 0। वो रेडियस 0 है, उसका x 0 है, और सबसे बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये देखो r है। ठीक है, हम x वेरी करते जाएं तो डिफरेंट हमें स्ट्रिप्स मिलते जाएगा डिफरेंट रेडियस का, और उन सबका एरिया यहां ऐड ऑन होता चला जाएगा। मेरा x 0 तो सबसे छोटा सेंटर पर वाला सर्कल, मेरा x r तो सबसे बड़ा वाला जो स्ट्रिप हो गया, कहां, जो पेरीफेरी पे जो स्ट्रिप है वो वाला हो गया।
तो x0 से लेके xr तक इंटीग्रेट कर दो, सारा एरिया ऑटोमेटिकली आ गया इंटीग्रेशन में। तो हो गया ये क्या, देखो 2 पाई और बाहर निकल गया, कांस्टेंट है 2 पाई बाहर निकल गया, और x का पावर फॉर्मूला लगाओ x²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक। क्लियर, चलो ये 2 से 2 भेजा जाए घर, पाई x का अपर लिमिट, रेडियस का अपर लिमिट, सबसे बाहर वाला रेडियस दैट इज कैपिटल R, माइनस रेडियस का लोअर लिमिट, सबसे अंदर वाला रेडियस दैट इज 0। ओके, तो ये आ गया πr², हो गया, यही निकल रहा सर्कल का एरिया आ गया πr²। चलो नोट करो, मेनली ना टेक्निक को समझना है कि लगा कैसे रहे हैं, और सब में टेक्निक सेम है। आप बीच में जाओ, पहले छोटे एलिमेंट का काम क्रिया करो, उसके बाद पूरे को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, चलो नोट करो, क्लियर, मिटाया जाए। चलो अब इसी से मिलता जुलता ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के अभी अभी ट्राई करने के लिए। ठीक है, बात वही है, जो ये क्वेश्चन दूंगा वो अभी खुद से ट्राई करना है, और अगर नहीं बन पाया तो फिर लेक्चर के लास्ट में सॉल्यूशन है इसका, पर ट्राई पहले खुद से करना है। ओके, चलो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के जैसा मैंने कहा कि भाई एक सर्कुलर प्लेट ले लिया, एक सर्कुलर प्लेट ले लिया। ओके, ये सर्कुलर प्लेट है, और इस एरिया की जो डेंसिटी है उस रॉड की तरह ही था, तो उस रॉड में पहले वाले क्वेश्चन में हमने लिया था लीनियर मास डेंसिटी, यहां इस एरिया में मास है तो एरियल मास डेंसिटी, और हर एक रेडियस पे अलग अलग है इसका डेंसिटी। यानी मैंने कह दिया कि इसके डेंसिटी को आप मान लो ट्वाइस प्लस 3x², ट्वाइस प्लस 3x², यानी सेंटर से अगर हम x दूरी पे बढ़ें तो इसकी डेंसिटी यहां पे ट्वाइस प्लस 3x² हो गई। x जैसे जैसे वैरी कर रहा है उस रॉड की तरह इसका डेंसिटी अलग अलग होगा, यानी हर एक एलिमेंटल एरिया जो लोगे उसका मास वहां की डेंसिटी से डिसाइड होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, फाइंड टोटल मास ऑफ द सर्कुलर प्लेट, टोटल मास ऑफ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट, ये क्वेश्चन है आपको। ओके, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, करना आपने खुद है, मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। देखो, आप तो जान गए कि डेंसिटी वेरिएबल है, यानी हर एक जगह की डेंसिटी अलग अलग है, तो ऐसा तो नहीं है कि डेंसिटी फिक्स है कि वो फिक्स डेंसिटी इनटू टोटल एरिया, टोटल मास निकल गया। सिंस डेंसिटी अलग अलग है तो आपने क्या करना है कि यहां से x दूरी पे अभी जैसे एरिया वाला काम किया था, ये वाला स्ट्रिप ले लो और पहले इसका आप मास निकाल लो। इस एरिया का पहले आप मास निकाल लो, जिससे आप बोलोगे dm, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरा मास निकालने के लिए। इसका मास निकालने के लिए क्या करोगे, यहां की डेंसिटी इंटू इस स्ट्रिप का एरिया, डेंसिटी इंटू एरिया मास होगा, तो यहां की डेंसिटी इंटू इस स्ट्रिप का एरिया, यहां का मास निकल जाएगा। यानी आपका जो डीएम होगा वहां की डेंसिटी, यानी एक्स दूरी पे जो डेंसिटी है वो, इंटू उस एलिमेंट का एरिया। अब उस एलिमेंट का एरिया भी हम निकाले थे, कौन सी टेक्निक लगा करके आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज करके आपने डीएम निकालना है और उस डीएम को फिर इंटीग्रेट कर देना है पूरा x इक्वल टू 0 से लेके r तक, तो टोटल मास निकल जाएगा। क्लियर? ये अभी आपने अभी के अभी खुद करना है। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, इसका आंसर आना चाहिए 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस 3/4 R टू दी पावर 4, 3/4 R टू दी पावर 4। इसका रेडियस है कैपिटल R। चलो ट्राई करो। क्लियर हो गया? आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा। ओके डन। चलो मिटाया जाए।
जब इंटीग्रेशन समझने की शुरुआत हुई थी तो हमने किस टर्म्स में से समझा था? उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने क्या लिया था कि इंटीग्रेशन मतलब क्या? एरिया अंडर द कर्व। यही ज्योमेट्रिकली कहा था ना इंटीग्रेशन को, एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो जब एरिया निकालने की बात हुई और जहां हम फंसे थे पिछले डिफरेंस इंटीग्रेशन जब समझाने के दरमियान जो लिया था y=x², तो कैसे इंटीग्रेशन निकालेंगे, वहीं से बात शुरू हुई थी इंटीग्रेशन की। ओके, तो जब आप ये बात जान गए कि इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व होता है, तो जरा आप निकालो इसका एरिया। कैलकुलेट, क्वेश्चन दे रहा हूं, कैलकुलेट शेडेड एरिया, कैलकुलेट शेडेड एरिया। एरिया ये एक साइन का कर्व है, y=sin x। ग्राफ के केस में हम देख चुके हैं ग्राफ वाले लेक्चर में कि साइन का कर्व कैसा होता है। ओके, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180 डिग्री फिर से 0, साइन 3π/2 -1, यहां आ जाता है ये -1। ओके, ये पॉइंट, और साइन 2π फिर से 0। यही कर्व फिर से रिपीट होते जाता है, ठक 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 ठक, रिपीटेटिव होता है। ओके, ये बात हम ग्राफ में ये कर्व, साइन, कॉस, इन सब का कर्व हम देख चुके हैं। चलो, ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई अब तो इंटीग्रेशन समझ में आ गया, तो लो भाई निकालो इस एरिया को, यहां तक के एरिया को। ये पाई है ना, पाई है ये 0 पाई 3π/2 2π। ओके, 0 से पाई तक के बीच में इस एरिया को निकालो। बाकी पोर्शन को मैं जरा मिटा दे रहा हूं, आपको सिर्फ यहां तक के एरिया को ही निकालना है, ये एरिया को ही निकालना है। साइन कर्व है ये, y=sin x, sin x। क्लियर? अब तो मतलब हमें क्लियर है भाई कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व हो जाता है इंटीग्रेशन y dx। जहां जहां तक वैल्यू दे रखा है, यानी यहां x=0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। आपको 0 से लेकर पाई तक के बीच का एरिया निकालना है, तो 0 से लेकर पाई तक में इस कर्व को इंटीग्रेट कर दो, y dx निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व निकल गया। क्लियर? चलो, यही तो अलजेब्रा फंसा था ना, यही तो उसे कर्व का एरिया नहीं निकालने आ रहा था जनरल। तो अब आ गया आपको इंटीग्रेशन y dx, सिंपल, एरिया अंडर y x कर्व, तो चाहे कैसा भी कर्व हो लगाओ इंटीग्रेशन y dx। चलो, y sin x dx क्या है मेरा भाई? sin x dx है। कहां से कहां तक? x=0 से लेकर पाई तक के एरिया की बात हो रही है। चलो, साइन का इंटीग्रेशन बोला जाए -cos x, ध्यान रखना है। ओके, कहां से कहां? 0 से लेकर पाई। माइनस को बाहर निकाल लेता हूं, cos x, अच्छा से मिटा लो भाई, अच्छा से मिटा लो, ये रहा, माइनस को बाहर निकाल लिया, cos x कहां से कहां? 0 से लेकर पाई, यानी माइनस एक बार अपर लिमिट, माइनस एक बार लोअर लिमिट। इस माइनस को बाहर रखो, बाद में एडजस्ट करेंगे। इसके बाद क्या हो गया? cos एक बार पाई माइनस cos 0। ओके, इस माइनस को अभी बाहर ही छोड़ दो। अपर लिमिट cos x की जगह पाई में से लोअर लिमिट cos 0। क्लियर? चलो, cos 180 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। -1 ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में मैंने कहा था कि cos 180 डिग्री बार 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 आता है, -1 डायरेक्ट याद कर लो। ओके, माइनस cos 0 डिग्री क्या होता है? 1, sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1। ओके, चलो, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में सब कुछ क्लियर किया हुआ है। ओके, शुरू से ही लेक्चर देखते चलोगे। 9 लेक्चर टोटल हुए हैं, पर इन 9 लेक्चर को करने के बाद आपको फिजिक्स में आने वाला मैथ मजेदार लगेगा। आप कहोगे आ जाओ आ जाओ देख लेते हैं। तो इसीलिए इसको आपने फिजिक्स का रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स में यूज होने वाले इन मैथ पोर्शन को आपने पूरी क्लैरिटी कर लेनी है, एंड बी रेडी कि अब टेक द हॉर्न्स बाय द बुल टाइप। ओके, चलो, -1 क्या हो गया? -2, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया +2। ये आ गया आपका आंसर। ये एरिया आपका आ गया 2 यूनिट।
क्लियर? चलो नोट करो नोट करो नोट करो फटाफट। हो गया? मिटाया जाए। चलो अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा कि अब आप पूरा का पूरा इसका 2 पाई तक एरिया निकाल के बताओ, इसका 2 पाई तक एरिया निकाल के बताओ, यहां तक एरिया निकाल के बताओ। मतलब ये पूरा एरिया शुरू से लेके 2 पाई तक। क्लियर? आपको लग रहा होगा कि सर जब इतना का 2 आया था तो वो सिमेट्रिक ही तो है, 2 + 2 4 होना चाहिए। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं। ओके चलो, आपका क्या आता है y dx इस बार कहां से कहां करेंगे? 0 से हम 2 पाई करेंगे, यहां से लेकर के 2 पाई करेंगे, राइट? y मेरा हो गया, ठीक है, वही काम करें। sin x dx 0 से लेके 2 पाई, sin x का हो गया माइनस cos x 0 से लेकर के 2 पाई, माइनस बाहर निकाला, ये हो गया मेरा cos 2 पाई माइनस cos 0 डिग्री। ओके, जो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही cos 2 पाई की वैल्यू होती है। 2 पाई पे फिर से रिपीट होता है। साइन में भी देखो, sin 0 0, sin 2 पाई फिर से 0, cos 0 1 तो cos 2 पाई फिर से 1। ठीक है, यानी cos 2 पाई क्या होगा मेरा 1। और मैंने कहा कि जो 0 की वैल्यू वही 2 पाई की वैल्यू, cos 2 पाई भी 1 और माइनस cos 0 भी 1। 1 - 1 कितना हो गया? 0। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एरिया आपका दुगना होता, वो एरिया यहां 0 हो गया। अब क्यों हुआ ऐसा? तो सीधा सीधी समझ लो कि आपको जो इंटीग्रेशन एरिया कैलकुलेट करता है वो साइन के साथ करता है। ये ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव कहता है और नीचे वाले एरिया को निगेटिव कहता है। आपका प्लस एरिया माइनस एरिया +2 -2 = 0। क्लियर? क्लियर? इंटीग्रेशन यहां पर नोट करके लिख लो, इंटीग्रेशन कैलकुलेट एरिया विथ साइन, इंटीग्रेशन कैलकुलेट्स एरियाज विथ proper sign. Area above x-axis is positive and below x-axis is negative. Area above x-axis is positive and below negative. इस कारण ऐसा हुआ। आगे देखोगे कि इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये आगे के चैप्टर्स में क्लियर होगा। फिलहाल के लिए ये बात ध्यान में रख लो। चलो ठीक है, नोट करो इसे। हो गया? मिटाया जाए? चलो मिटा रहा हूं। तो बताओ एरिया, पिछले क्लास में इंटीग्रेशन पार्ट 1 में x = 0 से x10 के बीच में ये वाला लाइन था मेरा y = x²। तो बताओ ये एरिया क्या होगा? यही था ना इंटीग्रेशन पार्ट 1 में, यही क्वेश्चन दिया था जहां अलजेब्रा अटक गया था। ओके चलो, तो आप इस एरिया को निकाल के बताओ कि इसका लिमिट 0 से लेकर के 10 तक में एरिया क्या होना चाहिए। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, इट मस्ट बी 1000/3। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी साथ के साथ करना है, छोड़ना नहीं है। चलो करो। अगर मान लो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर²। क्लियर हो गया? मिटाया जाए? चलो, आई होप कि कर लिया होगा। बाय द वे अगर नहीं हुआ तो लास्ट में सॉल्यूशन मिलेगा आपको, लेकिन करना खुद से है, सीखना है हमें। चीजें वेरिएबल हो तो आप जानते हो कि इंटीग्रेट करते हैं उसके इफेक्ट को सम करने के लिए। पिछले ही क्लास में इंटीग्रेशन में हमने एक एग्जांपल लिया था कि फोर्स वेरिएबल हो गया था, तो वर्क डन कैसे निकाले? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा फोर्स ले? फोर्स तो वेरिएबल है। तो अब चलो, अब तो पता चल गया कि इंटीग्रेट कर देंगे उसे। तो वो वाला क्वेश्चन क्या था? वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन का वो वाला क्वेश्चन क्या था? आपने कहा था कि भाई यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है और इस पर जो फोर्स लग रहा है
वो फिक्स नहीं है, 5 + x न्यूटन, 5 + x न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसने इस ब्लॉक को x = 0 से खिसकाना स्टार्ट किया और खिसकाते खिसकाते इसको ले आया x = 10 पे। x = 0 से खिसकाते खिसकाते ले आया x = 10 पे। वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू व्हाट? x = 0 से 10 के दरमियान में जो धक्का मार मार के ले गया, तो वो कितना यहां से यहां तक में उस फोर्स ने कितना वर्क किया। ठीक है, आप कहोगे भाई कि बीच में ऐसा करो कि जनरल पोजीशन मैंने माना कि किसी समय ये यहां x पे है, ब्लॉक मेरा डॉट 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 करके दिखा दे रहा हूं कि यहां पे है। ओके ओके, और थोड़ी देर में यहां से खिसक करके ये यहां आ गया। ओके, यानी उस फोर्स ने इसे यहां से खिसका करके यहां dx से खिसका दिया। तो पहले उस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा वर्क निकाल लें और फिर से इंटीग्रेट कर दें। सिंपल टेक्निक। चलो, हम कहेंगे कि भाई dw यहां से यहां तक में कितना वर्क किया उसने, तो वहां पर कितना फोर्स लग रहा था, फोर्स एट दैट पोजीशन, फोर्स एट x, जो कि 5 + x है। हमने जनरल x ले लिया तो वहां पर फोर्स है 5 + x, वहां का फोर्स इंटू वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, वहां का फोर्स मेरा क्या है, 5 + x इंटू वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क की बात कर रहा है, इंटीग्रेट। ओके, टोटल वर्क w क्या करना है आपको, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5 + x dx। कहां से कहां तक, x 0 से लेकर के 10 तक, इसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। चलो, पहला टर्म में 5 है, बाहर निकालो और इंटीग्रेशन dx का x हो गया। दूसरे टर्म में कुछ कांस्टेंट नहीं है, इंटीग्रेशन x dx हो गया, उसका पावर फार्मूला x²/2। कहां से कहां, 0 से लेकर 10 तक। क्लियर? चलो, यानी 5, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो भाई इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट निकाल लो। तो 5 × x10 प्लस हाफ और x का स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर। ओके, 10 का स्क्वायर माइनस 0 कर दो, लोअर लिमिट तो 0 ही हो गया, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। ओके, 5 × 10 = 50 प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 100, 2 से ये भी 50, दोनों हो गया 50, पहला टर्म भी दूसरा टर्म भी 50 और टोटल हो गया 100 जूल। क्लियर? क्लियर? निपटा दिया ना इंटीग्रेशन ने आसानी से इसे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्क का ही, वेरिएबल फोर्स के वर्क का। चलो इसे नोट करो आप, मिटाओ। चलो भाई, जब आप 12 में जाओगे तो पहला चैप्टर, पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैट, और उसमें आप पढ़ोगे, हालांकि पहले भी पढ़ चुका होगा, 10th में आप पढ़ चुके होंगे कि दो चार्जेज अगर Q1 और Q2 हो तो उनके बीच अगर दोनों, मैंने मान के चल रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल कर रहे हैं। ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इस फोर्स को हमने कह दिया F। ओके, अब ये सिचुएशन, इस सीन को जरा समझो अच्छे से। मैं कह रहा हूं Q1 फिक्स्ड है, इसको क्लैंप्ड किया हुआ है, ये इधर उधर नहीं खिसक सकता है, और ये मेरा Q2 जो चार्ज है फ्री है, इस पे फोर्स लगेगा तो ये खिसक जाएगा। ओके, इस पे ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स आप उस वक्त पढ़ोगे, फिलहाल मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं कि K × Q1 × Q2 बाई दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। दोनों के बीच की दूरी अगर x है तो x का स्क्वायर, K Q1 Q2 यानी कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब इस फोर्स के लगने की वजह से ये तो फ्री है ना, तो ये यहां से खिसकना चालू हुआ। ओके, ये फिक्स्ड था तो ये तो खिसक नहीं पाया, लेकिन ये खिसकना चालू हुआ। अब ये यहां से खिसक करके यहां आ गया, मान लो यहां से खिसक करके यहां Q2 मेरा यहां आ गया, ये बन गया Q2। यानी अब मैं इस पोजीशन को कह दूं कि x = 0 था,
से खिस्सा के करके फिर ले लूं मैं x इक्वल टू, या x इक्वल टू R1 कह दूं, x इक्वल टू R1 से x इक्वल टू R2 पे आ गया। x इक्वल टू R1 दूरी से खिस्सा के करके अब x इक्वल टू R2 दूरी पे आ गया। यानी पहले ये जो पोजीशन था इन दोनों के बीच की दूरी थी R1, और अब जो यहां से लेके Q1 और Q2 के बीच की दूरी हो गई, अब हो गई R2। ये हो गया, समझे? R1 R2 इन दोनों के बीच की दूरी है। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी R1 थी, ये दूरी, और अभी जहां पे Q2 चला गया तो इन दोनों के बीच की दूरी R1 हो गई, R2 हो गई। यानी वो R1 से खिस्सा के करके पहुंच गया R2 दूरी पे। तो इसको किसने पहुंचाया? इस फोर्स ने धक्का मार मार के पहुंचाया। तो ये फोर्स ने कितना वर्क किया? वेरिएबल फोर्स है, एक्स पे डिपेंडेंट है, देखो नीचे एक्स स्क्वायर है। ओके, तो तरीका वही रहेगा। आप कहोगे वर्क डन, हम कहेंगे कि भाई पहले एक जनरल दूरी ले लो कि भाई यहां से यहां तक आने में कितना वर्क होगा। मैंने कहा कि पहले मैं एक जनरल दूरी ले लेता हूं एक्स दूरी, कि पहले एक्स पर था, किसी इंस्टेंट में मैंने मान लिया कि ये एक्स पर पहुंचा है, और थोड़ी देर के बाद ये थोड़ा और दूरी ट्रेवल करके dx और ट्रेवल दूरी कर लिया। ओके, यहां से यहां डायरेक्ट उछल के तो नहीं चल गया होगा ना, बीच में रास्ता तय किया होगा। चंडीगढ़ से दिल्ली डायरेक्ट तो नहीं जाओगे, बीच में पानीपत करनाल सब आएगा। तो वैसे ही मैंने कहा कि किसी इंस्टेंट में मान लो कि यहां है और फिर थोड़ी देर के बाद यहां चला गया, dx दूरी तय किया। इंटीग्रेशन की टेक्निक लगाएंगे ना कि पहले बीच में जाके छोटा सा वर्क निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क निकाल देंगे। चलो, तो जब ये x दूरी पे था, जब ये यहां से x दूरी के पर था, तो यहां पर जो फोर्स लग रहा था वो k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसी फोर्स ने इसे dx खिसकाया, यानी इस फोर्स का यहां से यहां dx खसकाने के लिए वर्क जो करना पड़ा dw, वो हो गया वहां पर का फोर्स इंटू dx। वहां पर का फोर्स हो गया k q1 q2 बाई उस वक्त वहां पर की डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू वो dx, फोर्स इंटू dx। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क, तो w मतलब इंटीग्रेशन dw, यानी इस टर्म को k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये टर्म को इंटीग्रेट कर दें R1 से लेके R2 तक। x मेरा R1 से लेके R2 तक, क्लियर? चलो, R1 से लेके R2 तक जो कांस्टेंट है बाहर निकालो चुपचाप, और ये हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब x का पावर -2, और x टू द पावर -2 का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यानी x का पावर -1 बाई -1, यानी ये बन जाता है -1 बाई एक्स। ये सारा इंटीग्रेशन देख चुके हैं पिछले क्लास में। ये सीधा सीधी बन गया -1 बाई एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक भाई? तो R1 से लेके R2 तक। ओके, यानी k q1 q2 -1 बाई एक्स कहां से कहां तक? R1 से लेके R2 तक। इससे कंफ्यूज मत होना, R1 लिखा है x1 से भी x2, कुछ भी x इक्वल टू R1 मान लिया, हम इक्वल टू x इक्वल टू x1 लिख सकते थे, वहां x इक्वल टू x2 लिख सकते थे, जो दिया हुआ है वो ले लिए। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये इंटीग्रेशन क्या हो गया? k q1 q2 तो बाहर आ गया, k q1 q2 तो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर निकाल लो, माइनस भी बाहर निकाल लो, ये माइनस भी बाहर निकाल लो। पहले अंदर का निपटा लेते हैं, फिर इस माइनस को एडजस्ट कर लेंगे। 1 बाई एक्स अब बचा 1 बाई एक्स, ये माइनस को तो हम बाहर खींच लिए, तो 1 बाई एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट माइनस 1 बाई एक्स की जगह लोअर लिमिट, ये माइनस को तो हमने बाहर ही लिया है। चलो, तो अंदर बचा 1 बाई एक्स, और एक्स का अपर लिमिट R2 है माइनस एक्स का लोअर लिमिट R1 है, लिमिट पुट कर दिए। ओके, अब इस माइनस को अंदर खिसका दो। ओके, दैट इज k q1 q2, ये हो गया 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आ गया। इतना वर्क किया इस फोर्स ने, इस चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स ने
दूसरे वाले चार्ज को R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे खिसकाने में। इसका बड़ा एक अच्छा मीनिंग है पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, लेकिन वो जब आगे जो चैप्टर्स आएंगे ओरिजिनली तब हम पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें था कि भाई वर्क डन वेरिएबल फोर्स के कारण कैसे निकालते हैं, तो वो मैंने बता दिया। तो बेसिकली इंटीग्रेशन में हमें जितने ज्ञान की जरूरत थी उतना हमने ले लिया। अब जैसे जैसे डिफरेंट चैप्टर्स में एप्लीकेशन आएगा, जो कि हमें पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां हम बेधड़क धुआंधार यूज करेंगे। तो इस तरह से आप जो सीरीज हमारा चल रहा था कि बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स, जिसको कि 9 लेक्चर में हमने समझा, ये सीरीज पूरा हुआ। और अगले क्लास से हम जो एक सिस्टमैटिक तरीके से फिजिक्स के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।